नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार महंगी होती जा रही है। सच्चाई तो ये है कि कुछ आंकड़े यहाँ तक बताते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो गई, तो स्वास्थ्य पर इतना खर्च आ जाता है कि पूरा परिवार बिलो द पॉवर्टी लाइन में आ जाता है। यानी कि परिवार ही पूरा जो है वह गरीबी रेखा से नीचे चला जाएगा। इन तमाम चीजों को देखते हुए अभी एक सर्वे हुआ है। इस सर्वे ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हम सबों के समक्ष पेश किए हैं। ये सर्वे जो है एनएसएस के द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत के विभिन्न क्षेत्रों की स्टडी की गई है और उसमें 3 तरह के अस्पतालों को देखा गया है। 3 तरह के अस्पताल में एक तो आप कहेंगे कि सर सरकारी अस्पताल की चर्चा कर रहे होंगे, दूसरा आप कहेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहे होंगे, लेकिन ये तीसरा क्या है? तीसरा हॉस्पिटल है चैरिटेबल हॉस्पिटल। अक्सर हम लोग मानते हैं कि ऐसे जो ट्रस्ट के द्वारा वगैरह जो हॉस्पिटल चलाए जाते हैं ये सस्ता होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन एनएसएस का जो ये सर्वे यहाँ पर आंकड़ा देता है वो चौंकाने वाला है कि ये भी अस्पताल सस्ते नहीं होते हैं। किस तरह की बातें की गई है, कहाँ कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है, सरकारी अस्पताल में किस तरह की सुविधा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप अपने परिजन को इलाज कराते हैं तो कहा गया कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के 7 गुना अधिक खर्चा आता है। अब आप समझ सकते हैं, यानी कि कहा गया कि अगर मान लेते हैं कि आप अपने किसी परिजन को सरकारी अस्पताल में दिखाते हैं, वहां सुविधा हो, तो वहां पर अगर 1 लाख रुपया फी आ रहा है पूरा खर्च इलाज का, तो यही व्यक्ति सेम बीमारी सेम परेशानी अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं तो ये 7 गुना हो जाएगा, 7 टाइम होगा और ये 7 लाख आपको खर्च झेलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस बात को लेकर के डिबेट में लाया जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल पर जो मनमानी तरीके से फी लेने का आरोप लगता रहा है, इस पर नकेल कसने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। लोगों का स्वास्थ्य खर्च जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इस बात को लेकर के चर्चा की जा रही है। तो जरा विस्तार से समझते हैं कि, और दूसरी बात, आप लोग इस बातों से कितना सहमत होंगे ये कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा कि क्या वाकई आप मानते हैं कि आज के समय में जो मध्यम वर्गीय परिवारों का देश है ये, और लोग अक्सर इसी बात से घबराते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे घर में बीमार ना हो, क्योंकि बीमार हो गया तो हॉस्पिटल जाने का खर्च जो आएगा उससे सभी का रूह कांप जाता है। इस बात से आप कितने सहमत हैं ये कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। फिलहाल इस डेटा को देखते हैं, ये डेटा भी कुछ ऐसा ही कहता हुआ नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते जारी किया गया है सरकारी सर्वे के अनुसार, ये गवर्नमेंट का है, चूंकि एनएसएस का सर्वे है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का है। उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों में मरीजों को सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर सबसे ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है। ये उत्तर और पूर्वोत्तर राज्य की बात की गई है। उत्तर कहने का मतलब बिहार, यूपी, पंजाब, इन राज्यों को अगर आप स्टडी करेंगे, और पूर्वोत्तर कहने का तात्पर्य है जो 7 सिस्टर्स हैं प्लस एक छोटा सा नन्हा सा भाई सिक्किम जो है, उसकी भी चर्चा मैं सिक्किम का करूंगा, स्पेशल केस उस पर भी एक आया है। तो इन तमाम राज्यों को लेकर के बात किया गया। यहां पर कहा गया है कि अगर इन राज्यों के लोग सरकारी अस्पताल में भर्ती होते हैं या अपने परिजन को भर्ती करवाते हैं तो उनको अपनी जेब से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। सीधा सा मतलब तात्पर्य यहां पर यह निकलता है कि यहां इन राज्यों के सरकारी अस्पताल की सुविधा अच्छी नहीं है, तभी तो आपको बाहर से खर्च करना पड़ रहा है ना। जैसे एक्सरे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे और सरकारी अस्पताल वाले कहेंगे कि एक्सरे बाहर से करवा लीजिए, जांच बाहर से करवा लीजिए, दवा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, 10 दवा लग रहा है, 2 ही दवा उपलब्ध है, आप 8 दवा बाहर से खरीद के लाइए, इंजेक्शन बाहर से खरीद के लाइए, ये होता है ना। तो कुल मिलाकर के ये कंडीशन कहा जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के बावजूद भी अपनी जेब से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। ये इन राज्यों की हालत है, जबकि दक्षिण और बॉर्डर राज्यों में लोग प्राइवेट अस्पतालों में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। यानी कि जो आप कहेंगे तमिलनाडु की चर्चा किया जाए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की चर्चा करेंगे, केरलम की बात करेंगे, गोवा की चर्चा करेंगे, इन राज्यों में लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा जाना पसंद करते हैं, वहां पर ज्यादा खर्च करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे का 80वां राउंड का ये रिपोर्ट आया है, उसमें कहा गया भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत और आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले जो बोझ हैं वह बेहद कठिन कंडीशन में है और इस पर काम करने की आवश्यकता है, ये सरकार को बताया गया। सर्वेक्षण की प्रक्रिया कैसे बढ़ाई गई है, यानी कि जो ये नेशनल सैंपल सर्वे का ऑफिस है उसके द्वारा ये काम किया गया है, एनएसएसओ के द्वारा। और ये सर्वे किया कैसे गया है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, यानी कि सैंपल साइज कैसे लिया गया है, उस सैंपल साइज की स्टडी कैसे की गई है, डेटा का एनालिसिस कैसे किया गया, फिर उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा गया। और निश्चित तौर पर जब भी हम कोई सर्वे करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें क्या आता है कि सर्वे का कुछ लिमिटेशंस होता है, यानी कि मार्जिन ऑफ एरर भी लेकर के आप चलेंगे। ये तमाम चीज कैसे हो रहा है उसको समझ लेते हैं।
वैज्ञानिक आधार पर यह किया गया, यानी कि जो चयन की प्रक्रिया रखी गई है वो साइंटिफिक मेथड रखा गया है कि एनएसएसओ वैज्ञानिक तरीके से देश भर में गांव, कस्बों और शहरों में सर्वे के लिए जा रहे हैं। यानी कि इन्होंने बांट लिया कि एक गांव में 5 लोगों से बात करेंगे, एक शहर में 50 लोगों से बात करेंगे, कुछ डेटा सैंपल ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं। घर घर में जाकर के जानकारी प्रशिक्षित सर्वेक्षक जो होंगे चुने हुए घरों में जाएंगे। डिसाइड कर लिया कि इस शहर में 50 ये घर होंगे हमारे सर्वे के लिए, तो उस 50 घर में जो सर्वेक्षक हैं वो पहुंचेंगे, पिछले 1 साल के इलाज के खर्च के बारे में उस परिवार से जानकारी लेंगे, खर्चों का विवरण दर्ज करेंगे, यानी कि दवाई पे कितना खर्च हुआ, डॉक्टर की फी क्या था, जांच कहाँ, अस्पताल में कहाँ भर्ती हुए, जिस अस्पताल में भर्ती हुए प्राइवेट था, हॉस्पिटल था, मतलब गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था या चैरिटेबल था, इन तमाम चीजों पर बात की जाएगी। अन्य इलाज के खर्चों का ब्यौरा ये सब लिया जाएगा और उसके बाद विश्लेषण किया जाएगा। यानी कि जब हमारे पास ये डेटा आ गया तो डेटा आने के बाद क्या होता है, डेटा का एनालिसिस होता है और फिर फाइनल रिपोर्ट पेश किया जाता है, उसको काम की जाती है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी एकत्रित होगा उसका विश्लेषण करके और फिर ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए रिपोर्ट तैयार करने की बात की जाएगी। यही सारा काम जो है एनएसएसओ ने फिलहाल किया है, उसी डेटा पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा में क्यों है, सरकार ने हाउस होल्ड नेशनल कंजप्शन हेल्थ सर्वे जारी कर दिया गया है सरकार के द्वारा, ये हम बात करेंगे। 20 अप्रैल 2026 को सार्वजनिक होता है। चर्चा का मुख्य कारण यह सर्वे यह दिखाता है कि मुफ्त इलाज के जो दावे हैं वो कितना सत्य है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कहा जाता है ना कि हम लोगों को मुफ्त इलाज दे रहे हैं, है ना, तो वह कितना सही है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की हालत क्या है, कितनी रकम अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है और प्राइवेट अस्पतालों में कितना खर्च करना पड़ता है, उसके बीच असामान्यता क्या है, इन सब चीजों को ये रिपोर्ट उजागर करता है। अब सर्वे का मुख्य बिंदु क्या है, कहा गया है यह भारत का 8वां बड़ा हेल्थ सर्वे है, मुख्य रूप से ओओपीई। अब ये ओओपी क्या होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। कहने का तात्पर्य है कि अगर समझिए कि कोई व्यक्ति, आपके परिजन अस्पताल में भर्ती होते हैं, ठीक है, उस अस्पताल में जब वहां पर वो जाते हैं तो वहां पर इलाज के दौरान जो है आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं वही बात कि भैया हमारे पास 2 ही मेडिसिन है, इंजेक्शन नहीं है, आपको बाहर से लाना पड़ेगा, है ना, इसके अलावा कुछ मेडिसिन लाना पड़ेगा, जांच बाहर से करवा के लिए आइए। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के वो तमाम चीजें आपके अपनी जेब से खर्च होगा। इसके अलावा सरकार जो कुछ आपको सब्सिडी वगैरह दे रही है या किसी योजना का लाभ दे रही है, तो उस योजना के अंतर्गत उस बीमारी का इलाज है या नहीं। इसके अलावा आपने इंश्योरेंस भी कराया होगा, मान लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होगा, तो वो कंपनी जहां से आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया था, वो हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी किन किन चीजों को उसमें इंक्लूड करती है। जैसे वो कहेगी कि अगर आप 24 घंटा तक आप अगर अस्पताल में नहीं रहते हैं, भर्ती नहीं रहते हैं, तो फिर आप हमारे इंश्योरेंस का क्लेम नहीं कर सकते, तो फिर जेब से ही जाएगा आपका। फिर यहाँ पर ये इंश्योरेंस वाली कंपनी कहेगी कि देखिए कुछ मेडिसिन हम इस पर आपको इंश्योरेंस में शामिल नहीं करेंगे, टेस्ट को हम शामिल नहीं करेंगे, सिरिंज वगैरह जो आप लेंगे ये शामिल नहीं करेंगे, तो ये फिर कहां से आएगा, आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा रहा है, ओओपी यही होता है कि जो सरकार कह रही है इंश्योरेंस वाली कंपनी है या अस्पताल जो सरकारी दे रहा है, उसके बाहर भी आपको अपने जेब से कितना खर्च करना पड़ता है, इस बात को लेकर के चर्चा की जा रही है। डेटा का दायरा क्या है, इसमें देश के 1,39,732 घरों को शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा सैंपल साइज इनके पास हुआ है, क्योंकि निश्चित तौर पर 146 करोड़ लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो इतने घरों पर। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये हाउस होल्ड की बात की गई है, यहाँ पर कहीं से भी नहीं है कि 1,39,732 लोगों की बात की गई है। घर का तात्पर्य होता है हाउस होल्ड, यानी कि एक परिवार। तो यहाँ पर एक परिवार में हम मान लेते हैं कि 5 लोग रहते हैं, तो 5x हो गया। अब इसको आप तकरीबन 6-7 लाख लोगों तक सर्वे पहुंचा सकते हैं ना, कि दायरा बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि डेटा के लिए सैंपल साइज अच्छा खासा हो गया। समय सीमा क्या है, यह सर्वे जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच जो है किया गया है, तो हालिया रिपोर्ट है। अब यहां पर देखते हैं इलाज पर अपनी जेब से कितना खर्च हो रहा है। भारत का मैप है, किस राज्य के लोग कितना ज्यादा अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किस राज्य से आप चलना चाहेंगे, इधर के देख लेते हैं, ये रेड वाला देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। रेड जो है, तो इन राज्यों में अधिक खर्च की राशि दिखाई गई, यानी कि जहां जहां रेड बॉक्स होगा वहां पर लोग अपनी जेब से ज्यादा खर्च कर रहे हैं ऐसे राज्यों में। चलिए ऐसे राज्यों की संख्या देखते हैं, रेड कलर से देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे तो हिमाचल में देखेंगे तो 13,084 रुपया अपनी जेब से लोगों को खर्च करना पड़ा है।
ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की देखेंगे तो 10,554, बिहार में भी 10,554, लगभग स्थिति सेम है। झारखंड अगर देखा जाए तो वह भी 12,364। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को लेकर के हमने चर्चा किया था ना, तो नॉर्थ ईस्ट में भी देखेंगे अगर नागालैंड में 16,342, इसके अलावा मणिपुर में भी 16,007 है। तो कुल मिलाकर इसके अलावा केरलम एक ऐसा राज्य है जहां पर हेल्थ की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फिर भी देखने को मिला है कि 9,313 तक ये मामला गया है। तो ये जो रेड राज्य जो कलर लगा हुआ है ना, यहाँ पर देखेंगे इन राज्यों में अधिक खर्च की राशि रुपये में जो अपनी जेब से कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे पर चलते हैं। ये जो ग्रीन वाला है, इन राज्यों में कम खर्च हो रहा है, यानी कि आपकी जेब पर कम खर्च किया जा रहा है, तो ग्रीन वाला कलर ले लेते हैं, ये वाला। चलिए अब इन राज्यों को देखते हैं। राजस्थान की देखिए 4,177 रुपया, मध्य प्रदेश में 4,647 रुपया, गुजरात में 3,619 केवल है। इसके अलावा तमिलनाडु में तो बहुत कम है, 1,357 है। आंध्र प्रदेश में 4,972, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी लगभग 4,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ओडिशा में 2,496, इसके अलावा आपको तेलंगाना में भी देखने को मिलेगा 3,711। तो आप इन राज्यों की स्थिति अगर आप देखेंगे तो अपेक्षाकृत आपको यहाँ पर स्थिति ये रहेगा कि लोगों को अपने जेब से कम खर्च करना पड़ रहा है। 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पूर्वोत्तर सबसे आगे रहे, चूंकि आपको डेटा से ये दिख रहा होगा कि देखिए नागालैंड जो है वह अपनी जेब से कितना खर्च कर रहे हैं वहां के लोग, 16,342, और मणिपुर में 16,007। तो जाहिर सी बात है, हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा लोग अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं इलाज कराने के लिए। ये बात यहां पर दिखाया गया है, समझ में आ रहा है। और दक्षिण के राज्यों की स्थिति अगर आप देखेंगे कमोबेश, तो यहां के लोग आपको दिखेंगे जो कम पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का यहां से निकल के आएगा कि वहां ज्यादा अच्छा है सरकारी अस्पतालों का। तो सर्वे के निष्कर्षों को 3 श्रेणियों में फिर यहां पर बांट दिया गया है। पहली बात कही गई है कि सरकारी अस्पतालों की विफलता है। भाई सरकारी अस्पताल की विफलता है तभी तो आप ये कहेंगे ना कि अपनी जेब से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो उत्तर और पूर्वोत्तर राज्य खास करके नागालैंड, यूपी, पंजाब में सरकारी अस्पतालों का खर्च राष्ट्रीय औसत, यहाँ पर राष्ट्रीय औसत कर दिया है, तो 6,631 से 2 गुना से भी अधिक है। इसका कारण क्या है? अस्पताल में मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, जांच की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ के गवर्नमेंट को सरकारी अस्पतालों की स्थिति को बेहतर करने की आवश्यकता बताई गई है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर की मनमानी। निश्चित तौर पर जहां पर प्राइवेट सेक्टर की मनमानी होगा वहां पर इलाज बहुत महंगा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्राइवेट इलाज बहुत महंगा बताया गया है। सिक्किम को लेकर के केस स्टडी किया गया। यहाँ पर जब हाउस होल्ड सर्वे किया गया तो यहाँ पर एक मामला आया है जहां प्रति भर्ती औसत खर्च 1.44 लाख रुपए है, यानी कि राष्ट्रीय औसत से 3 गुना ज्यादा बताया गया। ये सिक्किम का है ना, तो ध्यान रखिएगा सिक्किम का ये केस चर्चा में आ गया है। अब दूसरी बात, तो एक तो यहां हमने क्या कर लिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, और मैं लगातार कह रहा हूं कि हम तीसरा स्टडी भी करेंगे, चैरिटेबल जो हॉस्पिटल्स हैं। अब इसको लेकर के हमारे मन में हमेशा भ्रम रहता है ना, किसी एनजीओ का अस्पताल होगा, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहां इलाज सस्ता होगा, हमारे मन में रहता तो यही है। लेकिन स्थिति इस सर्वे के बाद सरकार कह रही है कि यह भ्रम टूट सा गया है। क्या? सर्वे में साफ किया गया है कि चैरिटेबल अस्पताल हमेशा सस्ते नहीं होते। तमिलनाडु जैसे राज्यों में देखने को मिला है कि ये दरअसल प्राइवेट हॉस्पिटल से भी महंगा नहीं बल्कि बहुत महंगा है, यानी कि जो भ्रम है ना कुछ राज्यों में वह टूटता हुआ नजर आया है। अब यहाँ जरा 3 जो हमने कैटेगरी यहाँ पर बात किया है ना, 3 तरह के हॉस्पिटल का, यहाँ उसके डेटा को देखते हैं। यहाँ क्या है? पब्लिक हॉस्पिटल यानी कि सरकारी अस्पताल की बात की गई है, प्राइवेट हॉस्पिटल यानी कि निजी अस्पताल, और चैरिटेबल हॉस्पिटल। ये 3 तरह की चीजों को हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे नागालैंड, यानी कि सरकारी अस्पताल में मैंने आपको उस मैप से दिखाया था ना कि नागालैंड वगैरह की क्या स्थिति है, मणिपुर का, तो देखिए अपनी जेब से खर्च इन राज्यों में बहुत ज्यादा हो रहा है, ये यहाँ पर बताएगा। और नेशनल एवरेज कितना है? 6,631, ये राष्ट्रीय औसत है, ध्यान रखिएगा। उससे देखिए कितना गुना ज्यादा है ना, तकरीबन कह सकते हैं 2.5 गुना ज्यादा यहाँ पर नागालैंड का है, तो यहाँ ध्यान रखना है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल का देखेंगे तो यहाँ पर नेशनल जो एवरेज है वो 50,508 है, 50,500 के आसपास देखने को मिलेगा अपनी जेब से खर्च का। तो यहाँ पर सिक्किम देखिए 144 तक है, इसलिए मैंने कहा कि 3 गुना यहाँ पर नेशनल एवरेज से देखने को ये मिलता है। इसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड, अब चूंकि ये दूर हो जाते हैं ऐसे जगह त्रिपुरा वगैरह, तो जो एरिया डिस्टेंस ज्यादा होता है वहां डॉक्टर नहीं जाना चाहते हैं, अस्पताल नहीं है, फैसिलिटी अच्छा नहीं है, इस वजह से भी वहां इलाज महंगा होता है। यही स्थिति त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, तेलंगाना वगैरह में देखने को मिल रहा है। चैरिटेबल हॉस्पिटल सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि इलाज सस्ता होगा, लेकिन यहाँ पर कहा गया है तमिलनाडु में देखा जाए
तो 1,20,000 है। प्राइवेट में अगर देखा जाए सिक्किम टॉप पर है 1,44,000, 1,20 यहाँ पर है। तमिलनाडु का अगर प्राइवेट का देखा जाए तो वो 74,000 ही है अपनी जेब से, और यहाँ पर चैरिटेबल, ये प्राइवेट की हालत है 75,000 रख लेते हैं, और ये है 1,21,000 के आसपास चैरिटेबल हॉस्पिटल में। तो फिर तो प्राइवेट हॉस्पिटल ही ज्यादा अच्छा है। समझ में आ रहा है मामला? तो यहाँ पर चैरिटेबल का भ्रम वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना, असम ये सब टूट रहा है, और एवरेज अगर नेशनल स्तर पर देखेंगे चैरिटेबल हॉस्पिटल का तो 39,530 है, मान लेते हैं 40,000 के आसपास। तो देखिए कुल मिलाकर के आप देखेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल का एवरेज कितना है, 50,000 के आसपास, इसका कितना है 40,000 के आसपास। तो प्राइवेट हॉस्पिटल इज इक्वल टू चैरिटेबल हॉस्पिटल, दोनों की स्थिति बराबर हो रही है ना, तो भ्रम टूट गया ना। यही ये सर्वे कहता है कि गलती से ये ना माने कि चैरिटेबल हॉस्पिटल सस्ते होते हैं, नहीं, आज के समय में कई मामलों में कई राज्यों में तो ये ज्यादा महंगा है और कई गुना महंगा है। और कुल मिलाकर के ओवरऑल राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए जो नेशनल एवरेज है वहां भी लगभग बराबरी का कंडीशन साझा करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीजें इस सर्वे से क्लियर हुआ है। अब जरा ये मैप देखते हैं। ये मैप कहता है कि किस क्षेत्र में कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं भारत में 2025 के आंकड़े के आधार पर, दिसंबर 2025 तक ये डेटा है, तो उसके आधार पर आप देखिए। और ये सोर्स कहां से लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। तो अब जरा देखते हैं कि किस राज्य में कितने हॉस्पिटल हैं। टोटल हॉस्पिटल जो है भारत में वो कितने हैं, 26,000 के आसपास यहां पर बताया गया है। क्लियर है चीजें? अब देखना शुरू करते हैं, चलिए। लद्दाख में 5, जम्मू कश्मीर में 260, हिमाचल में 305, उत्तराखंड में 350, पंजाब में 830, हरियाणा में 745। जरा उत्तर प्रदेश का देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो चलिए उत्तर प्रदेश में देखते हैं 4,707। बिहार देखते हैं 1,305। निश्चित तौर पर जनसंख्या के लिहाज से ना उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बेहतर है ना बिहार की। बंगाल की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है, 1,510 ही है। उड़ीसा में 1,265 है, छत्तीसगढ़ में 680 है, मध्य प्रदेश में 1,830 है। जरा यहाँ पर साउथ में महाराष्ट्र में 2,745 है। दक्षिण भारत के राज्यों में आते हैं, तमिलनाडु 2,210। अपेक्षाकृत उत्तर से सही है, जनसंख्या के आधार पर लेकर के चलिएगा तब आप समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आंकड़े आपको लगेंगे कि नहीं यहाँ कम है ज्यादा है। कर्नाटका में 2,074 यहाँ भी है, आंध्रा में 2,340 है, तेलंगाना में 1,120 है। तेलंगाना इस राज्यों में कमजोर परफॉर्मेंस कर रहा है। गोवा छोटा राज्य है, 70 है। लक्षद्वीप में 5 है। दूर दराज का जो मैंने कहा था आइलैंड है उसका प्रभाव पड़ रहा है। केरलम में 981 है, जनसंख्या के हिसाब से अच्छी कंडीशन है। पोटिचेरी में 85 है। अंडमान निकोबार में देखेंगे तो वह 15 तक आता है। झारखंड में 610 है। तो यहां पर कुल मिलाकर के हमने देखा कि क्या कंडीशन बना हुआ है। जरा नॉर्थ ईस्ट की चर्चा करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि नॉर्थ ईस्ट को हम सेपरेट तौर पर देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या विकास हुआ है। चूंकि पिछले कुछ दिनों में, पिछले 10 वर्षों में सरकार का यह दावा है कि नॉर्थ ईस्ट में सरकार बेहतर काम करते हुए नजर आ रही है। सिक्किम में 20 अस्पताल की बात यहां पर की गई है, अरुणाचल में 30 है, नागालैंड में 25, मणिपुर में 40। और ये कंडीशन यहां पर देखने को मिला भी है कि नागालैंड और जो मणिपुर की कंडीशन है वहां पर लोगों को अपनी जेब से सबसे अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा है, 16 हजार से अधिक रुपया जा रहा है। मेघालय में 35 है, असम में 875 है। स्थिति खराब है क्योंकि असम एक बड़ा राज्य है, जनसंख्या के आधार पर भी। त्रिपुरा में 110 है और मिजोरम में 15 है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति बहुत अच्छा नजर नहीं आता है। राजस्थान 1,915 और गुजरात जो है 1,650 है, और ये दमन दीव वाला जो इलाका है वहां 10 है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखेंगे लगभग तमाम राज्यों की स्थिति को हमने यहाँ पर देख लिया है कि कहां पर कितने हॉस्पिटल की संख्या है। और कुछ जो उत्तराखंड वगैरह 350 वगैरह पर आते हैं, यानी कि कुछ पहाड़ी राज्य, पंजाब में भी 830 है। जनसंख्या के आधार पर बहुत अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलता है। दिल्ली जो देश की राजधानी, यहाँ पर 395 है। तो दिल्ली में तकरीबन 3 करोड़ के आसपास आबादी है ना। तो वहां भी जनसंख्या के आधार पर स्थिति अच्छी नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो टोटल हॉस्पिटल की संख्या देश भर में देखा गया है वो 26,000 है। जिस देश की पॉपुलेशन कितनी है, 146 करोड़। 146 करोड़ की आबादी पर 26,000 हॉस्पिटल बहुत बेहतर कंडीशन नहीं माना जाएगा, ये बात कही गई है। अब यहाँ पर जरा चलते हैं सरकारी अस्पतालों की स्थिति को जरा और गंभीर प्रयास से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय औसत हमने पहले देखा था पैसे में कि कितना खर्च हो रहा है। एवरेज जो आपको बताया था मैंने 6,631 है। प्राइवेट का मैंने आपको ध्यान होगा कि 50,000 के आसपास बताया था, और चैरिटेबल का मैंने बताया था कि 40,000 के आसपास है, और मैंने बताया था कि ये दोनों लगभग बराबर है। सर्वाधिक खर्च वाले राज्य हमने चर्चा किया था कि नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश होने वाला है, जिसमें मैंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और इसमें अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में देखा जाए फिर भी यहाँ पर सिक्किम
आपको बताया था मैंने कि 1,44,000 के आसपास चला गया है सिक्किम का एवरेज। तो ये बहुत खराब कंडीशन है सिक्किम का। जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु की स्थिति भी प्राइवेट सेक्टर में खराब है। चैरिटेबल में तमिलनाडु जो है वो प्राइवेट से भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन हमने देखा था कि 74,000 के आसपास प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी जेब से खर्च हो रहा है, और यहाँ पर हमने देखा था कि तमिलनाडु में चैरिटेबल में देखा जाए तो वो 1,20,000 के आसपास कुछ था ना, तो वो ज्यादा ही हो गया। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में भी चैरिटेबल हॉस्पिटल की स्थिति बेहद खराब देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि हमारे देश के जो ये सरकार के आंकड़े हैं, एनएसएसओ के सर्वे के आधार पर ये सारी बातें की गई है, यानी कि स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था की देश में बहुत अच्छी नहीं है। तमाम सरकार के दावे, योजनाएं जो बात की जा रही है वो हवा हवाई नजर आ रही है। यहाँ तक कि चैरिटेबल हॉस्पिटल की स्थिति बेहद खराब है। तो वो बात सही साबित होता है कि जो एक्सपर्ट कहते हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, उनका जो लगातार क्लेम रहता है कि एक बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाए, आपके परिवार में गंभीर बीमारी, तो पूरा परिवार गरीबी रेखा से नीचे आ सकता है। वो वाकई यहाँ पर देखने को मिला। अब ये स्थिति क्यों बना है जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट कई हैं जिनके द्वारा कुछ कारण बताएंगे। सबसे पहले कहेगी फंडिंग की कमी। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल को पैसा ही नहीं देंगे, फंड नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है वो मेडिसिन कहाँ से लाएंगे, है ना। वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे, वो जो एक्सरे या जांच के अन्य जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो कैसे लाएंगे, है ना। इसलिए रुई पट्टी दवा तक स्टॉक में नहीं रहता है, बाहर से परिजनों को लेकर के आना पड़ता है। कॉर्पोरेट कंट्रोल हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो कॉर्पोरेट की तरह काम कर रहे हैं। उनका ध्येय जो है वो पूरी तरह से बिजनेसमैन की तरह है, वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ज्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो शहरी क्षेत्र में है, तो शहर में प्राइस और भी चीजों का महंगा होता है, और यहाँ पर सरकार किसी प्रकार का नियंत्रण करने का कोई गंभीर प्रयास करती हुई नजर नहीं आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल पर जो प्राइस तय किए जाए इलाज के लिए, उसके लिए सरकार प्रयास नहीं कर रही है, और मनमाने तौर से प्राइवेट हॉस्पिटल अपने हिसाब से अपना अपना प्राइस लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटल ए ये है, ठीक इसके बगल में हॉस्पिटल बी है। यहाँ पर किसी एक ही, मान लीजिए कोई भी बीमारी हो, हार्निया का ऑपरेशन कराना हो, तो यहाँ पर संभव है 50,000 होगा, बगल के हॉस्पिटल है 50,000 होगा, और यहाँ पर जाएंगे आपको कहेगा 1 लाख होगा। दोनों हॉस्पिटल बगल का होगा, एकदम बगल का, लेकिन फी में अंतर है, और दोगुना अंतर हो सकता है, तिगुना भी हो सकता है। ये दोनों हॉस्पिटल के अपने मूड पे है, मनमानी चल रहा है। यानी कि इसको लेकर के सरकार बहुत गंभीर प्रयास प्राइस को कंट्रोल करने के लिए लेकर के नहीं कर रही। इसलिए यहाँ पर कहा कॉर्पोरेट कंट्रोल हो रहा है, बिजनेसमैन के हिसाब से चल रहा है। और फिर यहाँ पर एक और बात की गई कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कि अंडमान निकोबार की बात करेंगे आप, है ना, तो जैसे कि लक्षद्वीप की बात करेंगे, सिक्किम भी उसमें चर्चा में लाया जा सकता है कि वहां पर डॉक्टर भी नहीं जाना चाहते हैं, मेडिसिन पहुंचाना या इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप करना कठिन है। तो त्रिपुरा में भी यही बातें की गई है। तो कुल मिलाकर के ऐसे जगह पर इन तमाम चीजों की वजह से मेडिकल सप्लाई वगैरह नहीं हो पाता है, प्राइस बढ़ जाता है। इम्पैक्ट क्या होने वाला है, आगे कैसे काम किया जाए, ये सर्वे जो है निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है पूरे देश के लिए, और झकझोर के रखा है। तो निश्चित तौर पर जो नीति निर्माता है, सरकार है, इनके लिए कुछ संदेश भी है कि आगे कैसे काम किया जाए। पहली बात तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट के नजरिए से ही सुधार करना पड़ेगा, तो आपको पॉलिसी मेकिंग बेहतर करनी पड़ेगी। सरकार को अब ये सोचना होगा कि सरकारी अस्पतालों में बजट को कैसे बढ़ाया जाए, ताकि ओओपी याद है या भूल गए, यानी कि अपनी जेब से कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं सरकारी अस्पताल में जाने के बावजूद भी, तो ये कम हो सके, इस बात को लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए जितने स्कीम है या जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इस पर भी नकेल करने की आवश्यकता है, करप्शन कम करने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर पर लगाम लगाना होगा आपको, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर लगातार जो है या चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है खर्चों में पारदर्शिता नहीं रखते हैं, फी मनमाना होता है। तो इस वजह से यहाँ पर नियम कानून जो है करे करने होंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में हर एक व्यक्ति को, हर परिवार में सभी के पास होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर जो कहा गया डेटा नेशनल हेल्थ अकाउंट्स यानी कि NHA में शामिल होगा, जिससे सरकार आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के दायरे को और बेहतर तरीके से तय कर पाएगी। और दूसरी बात, जो इंश्योरेंस कंपनी है, इस पर भी गाइडलाइंस की आवश्यकता है कि आप जो इंश्योरेंस क्लेम किया जा रहा है उसको सही समय पर दें, पारदर्शिता लागू करते हुए जो परिजन है उनको इंश्योरेंस का क्लेम दे दें। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पूरी तरह से ये जो है एक इस रिपोर्ट ने चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। तो यहाँ पर वेकअप कॉल कहा जा रहा है ये सर्वे सरकार के लिए कि हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इस देश के इतनी बड़ी आबादी को इलाज प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है भी कि नहीं। कोविड-19 के दौरान हमने ये देखा, कोविड-19 के दौरान हमने ये महसूस किया कि हम मास्क तक नहीं बना रहे थे,
हम बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, मास्क तक हम बाहर से आयात कर रहे थे, जबकि ये छोटी चीज़ें हैं, यहाँ पर इन चीज़ों को बनाया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अब तो कोविड के भी 2020 में हुआ था, 19-20 में, अब उसके बीते हुए 5-6 साल हो चुके हैं। तो अभी भी अगर ये सर्वे दिसंबर 2025 तक का है और ये अभी बताता है कि सरकार, विभिन्न राज्य सरकार, केंद्र सरकार अस्पताल को लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के गंभीर प्रयास नहीं कर रही है, तो निश्चित तौर पर देश की हालत चिंताजनक है। इसीलिए इसे वेकअप कॉल कहा गया है कि कम से कम अब तो आप जाग जाइए, क्योंकि आगे अगर आप नहीं जगते हैं, कभी किसी और तरह की इमरजेंसी देश में आता है, लाइक कोविड लाइक सिचुएशन, तो निश्चित तौर पर देश में महामारी फिर से फैलता हुआ नजर आएगा, देश के लिए वह बुरा स्थिति होगा। और दूसरी बात, एक बात समझना पड़ेगा कि अस्पताल बनाने का मतलब केवल बिल्डिंग बना देना नहीं होता है। ये हमारे नीति निर्माताओं को समझना पड़ेगा, वहां पर डॉक्टर की मुहैया कराना, तमाम दवाइयां देना, या जो इक्विपमेंट्स हैं, आज के जो अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स हैं, मॉडर्न डे के टेक्नोलॉजी हैं, उसको देना ताकि सर्जरी हो सके, इलाज लोगों का हो सके। और दूसरी बात, लोग जो अपने जेब से खर्च करना पड़ रहा है, वो खर्च कम हो सके। इंश्योरेंस कंपनियों पर नकेल कसने की आवश्यकता है। मुफ्त दवा और जांच उपलब्ध वहां अगर नहीं होता है अस्पतालों में, तो निश्चित तौर पर गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में नहीं जाकर के प्राइवेट अस्पताल में जाएगा। और प्राइवेट अस्पताल जो है पूरी तरह से कॉर्पोरेट के तौर पर काम करते हैं, जिनका उद्देश्य समाज में जन कल्याण करना नहीं, केवल और केवल प्रॉफिट कमाना है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि हमारे देश में ये रिपोर्ट कहता है एनएसएसओ का, कि चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, लोगों को स्वास्थ्य पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ रहा है। अस्पतालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और सरकारों के लिए यहाँ पर वेकअप कॉल के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि समय रहते हुए स्थिति को बेहतर कर लिया जाए। क्योंकि निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि जब हम कह रहे हैं कि अभी तो अमृतकाल चल रहा है ना, 2047 तक अमृतकाल चलेगा, तो हम कह रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे। लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि 2047 तक भारत वृद्ध लोगों का देश होगा, क्योंकि अभी जो लोग हैं वो 35 साल से अधिक या 35 साल के आसपास के अधिक लोग इस देश में हैं। तो आज से 25 साल बाद इकट्ठे ये सब जो हैं 50-60 साल के हो जाएंगे। और प्रजनन दर गिर रहा है, 2.1 जो राष्ट्रीय आंकड़ा फर्टिलिटी रेट का है, वो अब जो होना चाहिए स्टैंडर्ड, वो गिर करके 1.9 पे आ गया है। तो कुल मिलाकर के नए बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं, लोग विवाह देर से कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे हैं। इस वजह से नई जो पीढ़ी रहे कह सकते हैं वो नहीं आ रही है। और जो पीढ़ी वर्तमान में युवा है, अगले 25 साल में एक साथ ये वृद्ध होंगे। तो जो हम कह रहे हैं कि अमृतकाल जब हमारा खत्म होगा, यानी कि 2047, जब हम विकसित राष्ट्र बनने के सपना को देख रहे हैं, जब हम अपने आजादी का 100 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो ये तो सच है कि हम शायद विकसित बन भी जाएं, लेकिन हम वृद्ध लोगों का देश होंगे। वृद्ध कहने का तात्पर्य है कि आपको अपनी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से ही जबरदस्त तैयारी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा में अस्पताल सबसे महत्वपूर्ण कारण बनकर के आता है। वृद्ध लोगों को इलाज में ज्यादा खर्च होता है, और अगर हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर नहीं होगा, तो आने वाले समय में देश के लिए राष्ट्रीय आपदा जैसा सिचुएशन है। इस विषय पर आप लोग के क्या विचार हैं? क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? और दूसरा, जो एनएसएसओ का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, उससे आप कितना सहमत हैं? क्या आप भी मानते हैं कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति जो वाकई कभी अस्पताल में गया हो या कभी जाए, ऐसा ना हो कि जाए, क्योंकि इस देश में वैसे तो स्वास्थ्य के नजरिए से भी स्वस्थ रहें सब तो ज्यादा ही अच्छे हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपको वाकई डर लगता है कि हॉस्पिटल में आपको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे? आप अपने विचार को, अपनी मनोदशा को कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तर्क के साथ अपनी बातों को पुष्ट करके जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक आपने संस्कृति आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।